FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर संदीप बंसल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर बंसल, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे स्नोरिंग तथा स्लीप एपनिया, यानी खर्राटे लेना और ऐसी नींद सोना जिसमें कि एक बार लगे कि आपकी धड़कन रुक गई है, आपको सांस आना बंद हो गया है और उस स्थिति में आप एकदम उठ जाएं। इन दोनों का क्या रिलेशन है, कब हो सकता है ओएसए यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और इसका क्या इलाज है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करते हुए मेरा आपसे यही सवाल होगा कि स्लीप एपनिया होता क्या है? स्लीप एपनिया, जब हम नींद में सोते हैं तो बीच बीच में हमारा कई बार सांस रुक जाता है। तो नॉर्मली अगर ऐसे एपिसोड 1 घंटे में 5 से कम हैं तो इसको नॉर्मल माना जाता है। 5 से ज़्यादा ऐसे एपिसोड्स जिसमें सोते हुए आपका सांस रुक जाए उसको हम एपनिया कहते हैं। 5 एपिसोड से ज़्यादा हो तो हम इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। और फिर वो 5 से 15, 15 से 30 और 30 से ज़्यादा के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर में आता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 5 एपिसोड से ज़्यादा सांस रुकना, तो एक जब इंसान सो रहा है उसको कैसे पता चलता है कि मेरा सांस रुक रहा है और किस तरह वो रिएक्ट करता है? एक्चुअली इसमें यही दिक्कत है कि जो सोता है इंसान, जो स्नोर कर रहा है या जिसको खराटे आ रहे हैं, उसको खुद नहीं मालूम चलता कि उसका सांस रुक रहा है जब तक कि वो बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म में ना हो जाए। लेकिन अगर आपके साथ जो आपके कमरे में सो रहे हैं, अगर वो आपका सांस रुकते हुए देखते हैं, एक बार भी अगर देखते हैं, तो हमको विशेषज्ञ को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो उन्होंने एक बार देखा, पूरी रात तो वो साथ में नहीं होंगे। इसलिए तो पेशेंट को, मरीज़ को खुद नहीं पता लगता कई बार, और यही दिक्कत है कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि भाई उनका सांस रुक रहा है। लेकिन इस सांस रुकने के कुछ लक्षण हैं जो कि दिखाई देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ये एक तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर है। बहुत अलग अलग तरह के स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ये उनमें से एक है जिसको कि हम एज अ ईएनटी या चेस्ट फिजिशियन इसको ट्रीट करते हैं। खराटे सबसे पहले, जब आप सुबह उठते हो तो आपको सर दर्द होता हो, आपको फ्रेशनेस नहीं फील होती हो, नींद आने के बावजूद आप फ्रेश फील नहीं करते हो, आपको दिन में झपकी लग जाती हो, आप जब भी फ्री बैठे हो आपको झपकी लग जाती हो, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं आपको झपकी लग जाती है। बहुत सारे लोगों को तो गाड़ी चलाते चलाते झपकी लग जाती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, ठीक है, ये सब लक्षण हैं स्लीप एपनिया के। तो अगर आपको खराटों के साथ दिन में ज़्यादा नींद आती है, या ये सब लक्षण है कि आपको आपकी कंसंट्रेशन वीक हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ गया है, काम में मन नहीं लग रहा, ये सब इसके लक्षण है कि आपकी नींद पूरी नहीं। आप अपनी तरफ से सो रहे हो, बट क्योंकि ऑक्सीजन रुक जाती है उस टाइम पे रात को, तो इसको हम फ्रेगमेंटेड स्लीप कहते हैं। मतलब कि आपकी नींद एक साथ पूरी नहीं होती है, बीच बीच में रुकावट है उस नींद के। इसकी वजह से उसके ये सिम्टम्स जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखने को मिलते हैं हमको। डॉक्टर साहब, जिस व्यक्ति को खर्राटे आ रहे हैं और जिसका सांस रुक रहा है, उसके साथ सोया हुआ जो व्यक्ति है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसका सांस रुक रहा है? देखिए, जैसे खराटे आते हैं तो एकदम बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, ठीक है, और आप अगर उस व्यक्ति को देखेंगे तो हमारी जो नॉर्मल छाती की और पेट की मूवमेंट्स होती हैं सांस लेते हुए, वो स्थिर हो जाएंगी, और उसके बाद अचानक एक वो लंबा गहरा सांस लेगा और उठ जाएगा, कुछ पल के लिए उठ जाएगा और वापस सो जाएगा। क्योंकि वो जो एपनिक एपिसोड था वो इतना लंबा हो गया कि उसने ब्रेन को सिग्नल दिया और ब्रेन ने उसको उठा दिया, और उठा तो सांस ले लिया उसने, और वापस यही चक्रव्यूह चलता रहता है। फिर वो डॉक्टर साहब, हम बार बार स्लीप एपनिया को स्नोरिंग से या खराटों से रिलेट करते हैं, ऐसा क्यों? स्नोरिंग या खराटे स्लीप एपनिया का एक बहुत अहम सिम्टम है।
सब पेशेंट्स को जो स्नोर करते हैं वो ऐसे नहीं होता, लेकिन सब पेशेंट्स जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उनको स्नोरिंग एक सिम्टम है। तो डॉक्टर साहब, स्नोरिंग के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अगर हम पहले स्नोरिंग को डिस्कस करें फिर हम स्लीप एपनिया पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो है मोटापा, ठीक है। और आजकल के हालात में लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं सब लोगों के कि ये बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, बच्चों का स्पेशली। बच्चों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, जबकि हम इस तरफ नहीं ध्यान देते। आप कह लीजिए कि उसका भी मेन कारण है कि बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। बीच में कोविड महामारी के दौरान बाहर जाना बंद हो गया था, उसकी वजह से भी घर में थे सब, सबकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई थी, घर पे थे, तो ऑफ कोर्स खाना पीना ज़्यादा हो जाता है, तो उससे भी वेट बढ़ जाता है। कुछ आजकल बच्चे, 1 या 2 बच्चे हैं सबके, थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा है, पैम्पर्ड हैं, तो इसकी वजह से भी खान पान में फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा दे देती हैं माताएं, या रोकती नहीं बच्चे को, तो वेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्लीप एपनिया हो जाता है। तो एडिनॉइड्स एक बहुत, टॉन्सिल और एडिनॉइड एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में होती है, और उससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है। उन बच्चों को भी अगर वो मुंह खुला रख के सोते हैं रात को और खराटे भरते हैं तो उनको ईएनटी विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसका मतलब उन पेशेंट्स को, उन बच्चों को एडिनॉइड्स या टॉन्सिल हैं जिसकी वजह से उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है, और ये बहुत डेंजरस बीमारी है। और सारी कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़, ये सब उनको बड़ी उम्र में आ जाती है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, स्लीप एपनिया के बारे में और जानकारी लेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनसे बात करें। हेलो। हेलो, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, 4 सेक्टर पंचकुला से। जी मिसेस बेदी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये स्नोर तो जैसे हर कोई ही करता है, पर स्लीपिंग एपनिया तो अब तो हमें पता चली है कि सोए सोए सांस का रुक जाना, तो उसके लिए कोई हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी या कोई टेस्ट कराना पड़ेगा? जी, स्नोर भी हर कोई नहीं करता है, ऑलमोस्ट, मतलब कि कह लो 10% नहीं करते। यही दिक्कत है, इसके लिए अवेयरनेस नहीं है। ऑलमोस्ट सबको हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, बट हम उसकी तरफ जागरूक नहीं है, इसलिए हमको नहीं मालूम चलता। लेकिन 90% भी अगर आप कहते हो स्नोर करते हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 30% को या 20% को भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज़ है उस इंसान के लिए जिसको है ये। डॉक्टर, मेरी एक मामी थी, वो हॉस्पिटल एडमिट थी, तब पता चला और उसी में ही वो खत्म हो गई स्लीपिंग एपनिया में। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि हमारे को इसमें अपने वेट का ध्यान रखना पड़ता है, जो एक कॉमन, आप कॉमन चीज़ आप सब हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दी साइंटिफिक थिंग, कि हम अपना वेट का ध्यान रख सकते हैं। हम अपने आइडियल वेट के आसपास रहें तो हमको कम चांस है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग का वेट कम है उनको स्लीप एपनिया नहीं होता। 40% लोग, 30 से 40% लोग ऐसे भी हैं जिनका वेट नॉर्मल है फिर भी होता है उनको, उनके कारण अलग होते हैं। इसका कारण हमारे अंदर के जो ओरल कैविटी के, मुंह के अंदर के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारा जो एयरवे है, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं, उस रास्ते को रोक देता है, रुक जाता है, छोटा होता है। और जब आप सोते हैं, अगर उसमें वो कोलैप्स हो जाता है किन्हीं वजहों से, तो और वो रास्ता बंद हो जाता है सोने का, तो उसकी वजह से स्लीप एपनिया होता है। तो इसके लिए हमारे को एक टेस्ट करवाना पड़ता है जिसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं। तो आप अपने विशेषज्ञ से, अपने फिजिशियन से मिलके, ईएनटी या चेस्ट वालों से मिलके उनका स्लीप स्टडी कराना चाहिए, और ताकि आपको, हमको पता लग सके कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मिसेस बेदी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ओबेसिटी यानी मोटापा और उसका स्लीप एपनिया से रिलेशन। आपने बताया कि जिनको ओबेसिटी है, जिनमें मोटापा है, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं स्लीप एपनिया के। ऐसा क्यों? बेसिकली हमारे जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं, सपोज हमारे जो फैट है, जो ओरल कैविटी के अंदर का फैट है, जो विसरल फैट जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा होगा, वो ऑर्गन्स बड़े, टंग बड़ी होगी, और जब टंग बड़ी होगी, जीभ जो है अंदर का, उसका पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, उसमें फैट ज़्यादा होगा, तो जब हम लेटते हैं तो वो कोलैप्स कर जाता है
और वो रास्ते को रोक देता है। इसी तरह हमारा जो तालुआ है, अब थिक तालुआ होगा, फ्लैबी तालुआ होगा, वो उसको रास्ते में रुकावट करेगा, एयरवे के रास्ते में, तो इसलिए उनको स्लीप एपनिया होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर वेट ज़्यादा हो तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा वेट वालों को ये दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब, हम अपनी स्लीप एपनिया की चर्चा जारी रखेंगे। एक फ़ोन कॉलर हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनको कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सेक्टर 20 चंडीगढ़ से। हाँ जी गोपाल कृष्ण जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा सवाल है, जब कराटे आते हैं तो मुंह से आवाज के साथ साथ हवा निकलती है, सांस निकलती है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आवाज नहीं आती, खाली सांसें निकलती हैं या हवा निकलती है, तो वो भी किसी नुकसान का इशारा? देखिए, आवाज़ निकलती है या हवा निकलती है, सांस आ रही है या आवाज़ नहीं निकलती, हमको इससे ताल्लुक़ नहीं है। हमको ये है कि आपकी सांस बंद होती है कि नहीं होती है। तो वो चीज़ तो वो टेस्ट से ही पता लगेगी। अगर आपको खराटे नहीं आते हैं तो कम चांसेस हैं, बट आप कह रहे हो कि मुंह खुला रहता है और आवाज़ नहीं आती लेकिन हवा निकलती रहती है। हाँ जी सर। और अगर आपको दूसरे लक्षण हैं, जैसे मैंने बताया, आपको दिन में नींद आ जाती है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस जिसको हम कहते हैं, आप बैठे बैठे सो जाते हो, हाँ जी सर, ठीक है, आपको मॉर्निंग में फ्रेशनेस नहीं फील होती है, आपको सर दर्द होता है जब उठते हो, आप स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो गया है, काम में मन नहीं लगता, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो भी आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, जिसके लिए आपको स्लीप स्टडी करवाने से ये पता लग जाएगा वो ऐसे है कि नहीं। अच्छा जी। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हों तो क्या उसको एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? दोनों में सिर्फ अगर आपको सिर्फ स्लीप स्टडी करवानी है तो आप दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हैं, बट एज ए ENT मैं ये बोलूँगा कि ENT के पास आएँ ताकि नाक कान गले से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हैं वो भी पता लगे। और काफ़ी इन मरीज़ों को नाक की भी दिक्कत होती है, ठीक है, नाक का रास्ता भी खुला नहीं होता है, जो कि एक कारण बन सकता है इसके लिए भी, तो वो पार्ट तो फिर ENT वाला देखेगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनका भी प्रश्न शामिल किया जाए। हेलो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। डॉक्टर साहब मेरा नाम अनिल कुमार है जी। जी। तो जी मेरी 55 साल उम्र है जी। मेरा कम से कम 115 किलो वजन है जी। मैंने बहुत पुरानी बीमारी है जी, ये गड्डी चलाते चलाते नींद आती है जी। तो हुणे मैं पीछे जे अपना टेस्ट कराया सीगा, स्लीपिंग टेस्ट घर ही आया सी बंदा जी, तो उन्होंने एक पंप लगाया सीगा। उस तो बाद मैंने 5-6 दिन हो गए नींद बिल्कुल नहीं आ रही जी, तो कहते मशीन लेनी पैनी है जी। ये जरूरी है जी? आपके स्लीप स्टडी का क्या रिजल्ट था, उसमें क्या बताया उन्होंने? मैं तो जी अनपढ़, उन्होंने कहा भी रिपोर्ट ठीक नहीं है कि थानू पंप लेना पैना है जी। 50,000 रुपये का खर्चा आएगा जी, 40-50,000 रुपये। देखो, अगर स्लीप एपनिया है तो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो यही है कि आप CPAP वाली मशीन ले लें। अच्छा जी। तो वो तो मस्ट है, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी गाड़ी चलाते चलाते नींद आने लगी, मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ दिन मशीन ना हफ्ता हो गया जी, हुण मैनू बिल्कुल नहीं आ रही नींद दिन जी। हाँ, तो फिर अच्छी बात है ना, फिर यही तो हम चाहते हैं कि आपको नींद ना आए। तो फिर आप तुसी लगाओ ना मशीन, लगाओ तुसी रोज़ लगाओ मशीन। तुसी ट्रीटमेंट ਇਹਦਾ ही है सारी ज़िंदगी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ मशीन लगा के, और अपना वज़न घट करो। अच्छा जी। हाँ, सब तो ज़रूरी तो वो है कि वज़न घटाना पैना। बाकी फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ OPD 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ENT OPD 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ PGI ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਓ, ਥੋੜੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੌੜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਘਟਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। सामने बैठे संजीव दुसान जी और डॉक्टर संदीप बंसल जी को यश कुमार वर्मा की प्यार भरी नमस्कार। यश कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। मैं ना डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हम ना मेडिटेशन क्लास में जाते हैं सुबह,
या किसी भी क्लास में जाते हैं तो ना वहाँ देखते हैं कि पीछे से खराटों की आवाज शुरू हो जाती है। हम जब देखते हैं तो पीछे कोई ना कोई हमारा साथी खराटे ले रहा होता है, तो हम चुपके से जब उसको छेड़ते हैं ना, भी किसी और को परेशानी ना हो, तो उठ जाता है, फिर जाग जाता है। मतलब ऐसे उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही शुरू हो जाता है, दोबारा शुरू हो जाता है। और मानो कि कुछ हमारे रिश्तेदार आते हैं, जैसे रात को सोने आते हैं, तो हमें नींद में बड़ा महसूस अजीब सा लगता है, अभी इनको क्या कहें, वो मानते भी नहीं है। वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो बना के दिखाई तो कहते नहीं कभी कभी हो जाता है। तो जैसे आज आपने बताया कि हम कराटों के बारे में बता रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता था कि मुझे कुछ जानकारी हो जाए तो बढ़िया रहे। जैसे एक पहले श्रोता ने कहा कि 90% लोग स्नोर करते हैं और उसमें से कम 30-40 को तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा, लेकिन हम ध्यान नहीं करते हैं। तो इस प्रोग्राम का भी यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोगों को मालूम चले इस बीमारी के बारे में, क्योंकि इस बीमारी के जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं, जो आगे की दिक्कतें हैं, जैसे हार्ट की बीमारी हो जाना, साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता, डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, हम उन सब चीज़ों का तो इलाज करते हैं, बट जिसकी वजह से होता है अगर हम उसको पहले कंट्रोल कर लें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं शायद। तो उन लोगों को आपको अपने आप को विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए बिल्कुल, और अपना स्लीप टेस्ट करा के आगे जो भी ट्रीटमेंट है, सीपैप मशीन होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ उसको टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि शायद उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग लगाना नहीं चाहते, स्पेशली जो मेरे पास बहुत सारे 22, 23, 24 साल के भी बच्चे आते हैं कि स्लीप एपनिया है, लेकिन वो कह रहे हैं हमको मशीन नहीं लगाना। तो अगर फिर हम आगे उनका टेस्ट करके देखते हैं कि अगर वो आइडियल सर्जिकल कैंडिडेट हैं तो इसके लिए हम सर्जरी भी ऑफ़र कर सकते हैं उनको, अगर उनका वेट वगैरह सब ठीक है। बहुत सारे इसके मापदंड हैं जो देखने पड़ते हैं, अगर वो सब मापदंड ठीक हैं और हमको लगता है कि हम अच्छा सर्जिकल रिजल्ट दे सकते हैं उनको, तो हम सर्जरी भी ऑफ़र कर सकते हैं उनको। संजीव जी, आपके ऊपर 2 लाइनें कहना चाहूँगा। ज़रूर कहिए जी, इरशाद। हाँ, डॉक्टर संदीप बंसल हमें बतला रहे हैं क्यों लेता है इंसान खराटा। जो भी इसे आज सुनेगा खराटे खुद कर जाएंगे, उसे बाय बाय टाटा। 107.2 को सुनने वाले की जिंदगी में कभी नहीं आता सन्नाटा। यश कुमार जी, आपने हमें खुश कर दिया, एक कॉम्प्लीमेंट देके हमें लगा कि हाँ, हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। आपने बहुत से कॉलर्स को भी बताया कि स्लीप स्टडी करवा लेनी चाहिए। सर, स्लीप स्टडी में क्या होता है, आप उसमें क्या देखते हैं और किस तरह की जाती है? स्लीप स्टडी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक बेसिक स्टडी है जो कि हम घर पे भी कर सकते हैं किसी मरीज़ के लिए। उसमें एक पोर्टेबल मशीन लगा के दे देते हैं और वो रिकॉर्डिंग करता है, तो उससे पता लगता है कि सांस आ रही है, कब बंद हुई और कितनी बार बंद हुई, ऑक्सीजन आ रही है। तो एक वो बेसिक स्टडी है। तो जैसे मैंने बोला कि 5 से नीचे होता है तो हम कहते हैं कि नहीं है। उसके आगे ऊपर की एडवांस वर्जन्स के लिए हॉस्पिटल में आना पड़ता है, वो हम करते हैं। स्लीप स्टडी सिर्फ हमको ये बताएगी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं है तो वो कितनी सिवेरिटी तक का है। आगे जो है ट्रीटमेंट है वो एक अलग है, उसके लिए अलग से टेस्ट होते हैं। तो जब आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाता है स्लीप स्टडी के बाद कि इस लेवल से ये स्कोर कम है और इनको आप लेबल कर देते हैं स्लीप एपनिया, तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बाद? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप चाहे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट में डालें या सर्जिकल ट्रीटमेंट में डालें, सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। उसमें आपका एक्सरसाइज, वॉकिंग भी आता है, डाइट कंट्रोल भी आता है। हम लोग डाइटिंग नहीं करने को बोलते, एक फ़र्क है। डाइटिंग करोगे आप, महीना 2 महीने के बाद वापस आएगा उल्टा और भी ज़्यादा आएगा। हम आपकी डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से उसको आपको सिखाते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं, ताकि आपको खुद ही मन नहीं करे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं उसको ना खाने की। तो जो पेशेंट्स सीपैप मशीन लगा सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमेशा एक सीपैप मशीन है जिसको वो मशीन को लगा के आपको रात भर सोना है, एंड काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है ये। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है उन पेशेंट्स को जो सीपैप मशीन या तो टॉलरेट नहीं कर पाते, वो क्या वजह है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं करते, या जो करना ही नहीं चाहते किसी वजह से। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि भाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम लगा ही नहीं सकते, इतने पैसे ही नहीं खर्च कर सकते, तो उनको हम ऑफ़र कर सकते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर वो सर्जरी करने लायक हों ऑफ कोर्स।
डॉक्टर साहब, आपने कहा सर्जिकल ट्रीटमेंट, और आपको डिसाइड करना है कि कौन से मरीज़ को सर्जरी करनी है, किसको नहीं करनी। तो सर्जरी में आप कौन सा पार्ट है जिसको आप रिमूव करते हैं या चेंज करते हैं? क्या होता है? व्हाट इज़ इट फॉर अ लेमैन? उससे पहले हम एक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं डाइस, ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी। हम उनको अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाके आर्टिफिशियल स्लीप में लेके जाते हैं दवाई के ज़रिए, ताकि वो सोए, और जब वो खराटे लेते हैं तो उसमें एक बहुत महीन फाइब्रोस्कोप डाल के चेक करते हैं कि रास्ता कहाँ कहाँ बंद हो रहा है। तो वो जहाँ जहाँ रास्ता बंद होता है वो सारे रास्ते खोलने पड़ेंगे, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा। तो पहले जब इसकी सर्जरी होती थी तो एक ही सर्जरी होती थी और एक लेवल पे उसको काट के निकाल दिया जाता। अभी ऐसा नहीं करते हम, जो लेवल इन्वॉल्व है सब लेवल की सर्जरी करते हैं। और अब हम काट के नहीं फेंकते जैसे पहले कहते थे, अब हम सिर्फ उसको रीलोकेट कर देते हैं या उसको खोल देते हैं रास्ते को। जो और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के साथ रिलेटेड है, जैसे बहुत सारे और हैं, बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, उनको हमारे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं। बहुत वाइड जो है स्पेक्ट्रम है स्लीप डिसऑर्डर्स का, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसमें से एक है। तो आपने जिक्र किया यहाँ पर कुछ न्यूरोलॉजिकल कारण होते हैं स्लीप एपनिया के, वो फिर उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट उनके लिए ना जो स्लीप स्टडी है वो लेवल 1 स्टडी जिसको कहते हैं हम, उसमें EEG EMG सब कुछ करते हैं, वो सिर्फ एक स्लीप लैब में ही हो सकती है। उसमें मूवमेंट्स भी होती हैं, रात को इंफ्रारेड कैमरा से चेक करते हैं। तो ये हम उन मरीज़ों को करते हैं जिनको हमको लगता है कि नॉर्मल स्लीप स्टडी में और उनके सिम्टम्स की मैचिंग नहीं हो रही, तो उनको लेवल 1 स्टडी के लिए भी लेके जा सकते हैं। फिर अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अलावा कुछ और, तो फिर उनको हम अपने न्यूरोलॉजिस्ट कलीग के पास भी भेज सकते हैं कि वो फिर उसका निदान करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जैसे बहुत से मरीज़ों को मालूम ही नहीं है और ज़िंदगी भर वो इलाज ही नहीं कराते जी, तो बिना इलाज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? अगर हम बड़ों की बात करें तो मैंने जैसे बोला कि आपने सुना होगा भी बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक्स होने लगे, साइलेंट हार्ट अटैक्स होने लगे बिना सिम्टम के। सो उसका एक कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। हमारी साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज़ अ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। मतलब वेहिकुलर एक्सीडेंट हो सकता है अगर आपकी नींद लग गई, तो एक बार ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट की बीमारी हो गई या हृदय रोग हो गया और ये डायबिटीज़ होगी, मधुमेह की बीमारी होगी, तो उसका आप लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेते रहोगे। तो जो उसका कॉज है, अगर OS से उसका कॉज है, अगर आपको OS है, अगर हम उसको ट्रीट करें तो काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं कि वो आगे उस डिज़ीज़ तक ना पहुँचें या उसका इफ़ेक्टिव कंट्रोल में रहें कि उसका आगे नुकसान हृदय रोग तक ना पहुँचे। तो यही हमारा एम रहता है कि टाइम पे हो रहा है। बच्चों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने से उनका जो बच्चे अपना स्कूल में उनकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाते हैं, उनके ग्रेड्स कम होने शुरू हो जाते हैं, बेड वेटिंग जो होती है बच्चों को, और चिड़चिड़ापन रहता है उन बच्चों को, ये सारी दिक्कतें उनको आती हैं। मुंह खोल के सोते हैं, खराटे लेते हैं। तो इन सब से आगे उनकी एजुकेशन पे कितना असर पड़ता है, और फिर दांत बाहर आ जाते हैं, फिर वो ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है उन सब चीज़ों का। सो ये सब ना करते हुए हम अगर राइट टाइम पे OSA का ट्रीटमेंट कर लें तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं बच्चे। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। तो 85% ऑफ दी बच्चे जो हैं सिर्फ एक टॉन्सिल एडेनॉइड की सर्जरी से, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत सेफ़ है, से उनको इससे छुटकारा मिल सकता है, ताकि वो आगे उनको प्रॉब्लम्स ना आए OSA की। और कुछ लोगों को बचपन में होता है, फिर निकल जाते हैं, फिर उन लोगों को अडल्टहुड में OSA होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिनको बचपन में रहा और वो ट्रीट ना कराया हो। डॉक्टर साहब, OSA के ट्रीटमेंट के बाद तकरीबन कितने % लोग पूरी तरह क्योर हो जाते हैं और कितने % लोगों को हम कंट्रोल कर पाते हैं? आप मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? जी। CPAP मशीन लगाने वाले हम जो भी लिटरेचर हमारा कहता है अबाउट 90-95% लोगों को अगर वो लगाते रहें, लाइक उनको उम्र भर लगाना पड़ता है, लगाएंगे तो CPAP से उनका कंट्रोल हो जाएगा। दिक्कत थोड़ी CPAP की ये है कि आपको मास्क लगा के हर रोज़ रात को सोना है। तो जिनको कुछ लोगों को
प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है रास्ते को खोलना। CPAP क्या है, एक हवा है जिससे वो रास्ता जो बंद हो गया वो खोल देती है, कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर। सो वो प्रेशर ज़्यादा होता है तो नहीं लगा पाते। कुछ लोगों को मास्क लगाने में दिक्कत होती है, किनको कोलोस्ट्रोफोबिया है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, कुछ लोग नहीं लगाना चाहते हैं। सो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन में, मतलब उसको करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इसलिए वो जो कंप्लायंस है CPAP की ओवर लॉन्ग टर्म हमने देखा है कि 40-50% ही रह जाती है। अगर बहुत मोटिवेटेड पेशेंट हो तो 60-70% के करीब होती है। सो ये है मेडिकल ट्रीटमेंट का वो क्योर ठीक है, लेकिन करना मुश्किल वाला है। तो ये तो डॉक्टर साहब एक लाइफस्टाइल हुआ। क्या जैसे आपने कहा कुछ सर्जरी कर दी या कुछ मेडिसिन के साथ, क्या ये बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, एब्सोल्युटली क्योर्ड विदाउट एनी, उसके बाद एक बार आपने ट्रीटमेंट किया उसके बाद ना CPAP की ज़रूरत है ना कोई और किसी तरह की ज़रूरत है? सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम अबाउट 70-80% अगर बिल्कुल सही ट्रीटमेंट सही पेशेंट को दिया जाए तो 70-80% लॉन्ग, मतलब उस पर हम दे सकते हैं एटलीस्ट 60-65 ईयर्स ऑफ एज तक। उसके बाद ओल्ड एज में वैसी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तो वो कोलैप्स शायद वापस शुरू हो जाए। बट जो यंग लोग हैं उनको हम 2-3 डेकेड तक वो CPAP के बिना और उसके बिना ठीक रह सकते हैं 70-80% लोग। लेकिन कैच इज़ कि वो अपना उनका वेट उसके बाद ना बढ़ जाए फिर से। डॉक्टर साहब, वेट के साथ साथ और कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अपना कर लाइफस्टाइल को चेंज करके हम स्लीप एपनिया से बच सकते हैं? हेल्दी ईटिंग, गुड फॉलोइंग अप रूटीन। आप अपने रोज़ाना अपना कार्य निश्चित कर लें, इस टाइम उठना है, इस टाइम एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम खाना है, ये काम का टाइम है। हर चीज़ अगर प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से करेंगे हम तो एक डिसिप्लिन जो आएगा लाइफ में उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। और जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि वेट से ही होता है। 40%, 30 से 40% लोग बिना वेट के भी इस बीमारी का शिकार हैं, क्योंकि उनकी अंदर की बनावट ऑर्गन्स की ऐसे है हमारे कि उनका कोलैप्स हो जाता है, जिसको हमको खोलना पड़ता है या CPAP देना पड़ता है। डॉक्टर संदीप बंसल, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आई थिंक कि जागरूकता होना इस समस्या के बारे में बहुत ज़रूरी है। हमारे खर्राटों को मजाक में मत लें कि मेरी बहुत अच्छी और गहरी नींद है इसलिए खर्राटे आते हैं। उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें और ये कोशिश करें कि हम उसका डायग्नोज करें, विशेषज्ञ को मिलें कि ये स्लीप एपनिया तो नहीं है। अगर है तो उसका जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें, उनसे बात करें। और सेकेंडली अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल से आपको अच्छी नींद मिलेगी। हमारा वर्ल्ड स्लीप डे है 18 मार्च को इस बार, तो उसका भी थीम यही है, हेल्दी माइंड पीसफुल स्लीप। डॉक्टर संदीप बंसल, आप हमारे FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने स्नोरिंग यानी खर्राटों तथा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर सितेश मिश्रा ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन।